नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। 18 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है कोट्टायम इदुक्की वर्स्ट हिट केरला रेन टॉल एट 27। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 27 हो गई। कोट्टायम और इडुक्की जिलों के भूस्खलन से प्रभावित इलाकों से और शव बरामद किए गए, जबकि राज्य ने रविवार को बारिश में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने निरंतर सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार से फिर से व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने जनता से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया। इडुक्की की जिला कलेक्टर शीबा जॉर्ज ने कहा कि कुट्टिकल से अधिक भूस्खलन पीड़ितों के शव बरामद किए गए, जिससे कोट्टायम जिले में कुल संख्या 13 हो गई। इडुक्की में कोकयार से 8 भूस्खलन पीड़ितों के शव और पास के पेरुवंतम गांव से एक शव बरामद किया गया है। केरल में भी कई लोगों की डूबने से मौत हुई है, जिसमें कोझिकोड जिले के एरामाला की एक 18 महीने की बच्ची भी शामिल है। त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों ने एक मौत की सूचना दी। कुन्नकुलम के एक 62 वर्षीय व्यक्ति और पट्टाम्बी के एक 75 वर्षीय व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। इडुक्की के कंजर में शनिवार को एक कार के बाढ़ के पानी में फंस जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि राज्य कोटिकल पंचायत के प्लापल्ली और कवाली क्षेत्रों में भूस्खलन पीड़ितों के परिजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 5 और टीमों को इडुक्की, कोट्टायम, कन्नूर, पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में तैनात किया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। तो इसका टाइटल है डिप इन एयर क्वालिटी स्पर्स दिल्ली CM टू टेक एक्शन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता में गिरावट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। चूंकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता कई क्षेत्रों में बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज करने के साथ बिगड़ती है, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पराली जलाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को समझने की अपील की है। राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, जो 31 मौसम स्टेशनों की रीडिंग पर आधारित है, रविवार को 298 पर बहुत खराब श्रेणी से 2 डिग्री कम रहा। NCR के अन्य हिस्सों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद ने क्रमशः 332, 312 और 310 के AQI रीडिंग के साथ बहुत खराब श्रेणी में प्रवेश किया। श्री केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़े ट्वीट कर रहा हूं। पिछले 3-4 दिनों में प्रदूषण बढ़ा है और इसकी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। पड़ोसी राज्यों में किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी सरकारें विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वाहनों के प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कर रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने अभी तक पराली जलाने पर कार्रवाई नहीं की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले 3 दिनों में पंजाब, UP और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसका दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो बुधवार को मध्यम श्रेणी में थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है UAVs बूस्ट आर्मी वॉच इंटर सेक्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। UAV ने पूर्वी क्षेत्र में की निगरानी को बढ़ावा
दिया। आर्मी एविएशन को हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में हेरोन एक मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी का नियंत्रण मिला है। ये पहले आर्टिलरी के साथ थे। सभी विमानन संपत्तियों को एक छत के नीचे लाना और सीमा पर चीनी गतिविधियों पर नजर रखने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। यह कदम असम के मिसामारी में एक नई विमानन ब्रिगेड की स्थापना के कुछ महीने बाद आया है। एक अधिकारी ने कहा कि आर्मी एविएशन को इस साल अगस्त में आर्टिलरी से यूएवी का नियंत्रण मिला। यूएवी या दूर से चलने वाले विमान आरपीए के आर्मी एविएशन के पास होने के कुछ फायदे हैं, ऐसा अधिकारी ने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है दिल्ली मेट्रो ऑफर्स वाईफाई ऑन येलो लाइन। तो चलिए पढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो ने पीली रेखा पर वाईफाई की पेशकश की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने रविवार को कहा कि उसने अपनी येलो लाइन यानी कि पीली लाइन पर सभी 33 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सेवा शुरू की है, जो हुडा सिटी सेंटर को समयपुर बादली से जोड़ती है। डीएमआरसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 37 स्टेशनों पर 330 से अधिक एक्सेस पॉइंट स्थापित किए गए हैं। मुफ्त वाईफाई विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी दिल्ली परिसर से आने जाने वाले छात्रों के लिए मददगार होगा। यात्री अब ईमेल, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और वीडियो और ऑडियो कॉल जैसे मानक इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्हें अपने फोन पर OUI DMRC फ्री वाईफाई का चयन करना होगा, जिसके बाद उन्हें SMS द्वारा OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसी को OTP दर्ज करना होगा और नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा और वाईफाई तक पहुंचने के लिए कनेक्ट बटन पर टैप करना होगा। ब्लू लाइन और एयरपोर्ट लाइन के सभी स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा पहले से ही उपलब्ध है। येलो लाइन पर सभी स्टेशनों पर वाईफाई के शुभारंभ के साथ OUI DMRC मुफ्त वाईफाई अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के 94 स्टेशनों पर उपलब्ध है। यह मुफ्त वाईफाई मेसर्स टेक्नोसैट कॉम के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा प्रदान किया जा रहा है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक कारपोरेट संचार अनुज दयाल ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडियन टूरिस्ट हेल्प मालदीव रिकवर फ्रॉम पेंडेमिक ब्लूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव को महामारी से उबरने में मदद की। इसे सॉफ्ट पावर की जीत कहें या स्टिमुलस मैत्री, एक दक्षिण एशियाई देश चुपचाप भारतीयों की अथक भक्तन का आभारी है, जिसने महामारी के विनाशकारी परिणाम से अपनी वसूली की संभावनाओं को उठा लिया है, यहाँ तक कि चीनी कार्रवाई में लगभग गायब हो गया है। 2020 में मालदीव की पर्यटन निर्भर अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के 33.2% संकुचन के बाद इस कैलेंडर वर्ष के लिए देश की विकास संभावनाओं में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ADB में सबसे बड़ा उन्नयन देखा गया है, कम से कम 5% अंक तक। पिछले हफ्ते विश्व बैंक ने मालदीव के लिए अपने 2021 के विकास अनुमान को 17.1% से बढ़ाकर 22.3% कर दिया है। ADB ने मालदीव के लिए 2020 के सकल घरेलू उत्पाद में 32% की गिरावट का अनुमान लगाया था और इस साल 13% की वृद्धि के साथ इसके पलटाव की उम्मीद की थी, लेकिन अब विकास की उम्मीद 18% तक बढ़ा दी है। मालदीव की यात्रा प्राप्तियों में वर्ष की पहली छमाही में 104.5% की वृद्धि हुई, जिसे ADB ने भारत और रूस से पर्यटकों के आगमन में मजबूत पलटाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ तक कि चीन और यूरोप जैसे पारंपरिक रूप से बड़े आगंतुक स्रोत सावधान रहे हैं। पर्यटकों का आगमन आधा मिलियन को पार कर गया था। 2020 के स्तर से 33.4% बढ़ गया। रूसी संघ और भारत के आगंतुकों में बहुत बड़ी वृद्धि से बढ़ावा मिला, जिनके पास अब मालदीव द्वारा स्वागत किए गए वेफेयरर्स में 42% की संयुक्त हिस्सेदारी है, जो कि एक वर्ष में केवल 16.7% है। ADB ने अपने नवीनतम विकास आउटलुक अपडेट में बताया है कि यूरोप से यात्रा के शौकीन अब 41.5% आगमन पर कम यातायात के लिए जिम्मेदार हैं। 2019 के महामारी से पहले 1.7 मिलियन पीक आगमन के 44.1% हिस्से से
कुछ कम। चीन के जनवादी गणराज्य से आगमन, जिसकी 2019 में एक प्रमुख 16.7% बाजार हिस्सेदारी थी, इस साल जनवरी और जून के बीच कुल पर्यटकों का केवल 0.1% था। मालदीव की एक रिपोर्ट एक रिजॉर्ट मॉडल की अनूठी अपील, जो कोविड-19 संक्रमणों के जोखिमों के बारे में चिंताओं को दूर करने में मदद करती है, ने यात्रा भूखे भटकने वालों के लिए एक गंतव्य के रूप में इसके आकर्षण में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई है, जबकि अन्य पर्यटन नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं में अभी सुधार होना बाकी है। बैंक को उम्मीद है कि मालदीव 1 मिलियन पर्यटकों की संख्या को पार कर जाएगा, क्योंकि टीकाकरण के प्रयासों में सुधार होता है और यात्रा प्रतिबंध धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में मालदीव ने पर्यटन में सबसे मजबूत सुधार किया है। मार्च तक देश में आगंतुकों का आगमन पूर्व महामारी के स्तर के 60% से अधिक हो गया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि भारत सहित देशों में कोविड-19 में वृद्धि हुई है, उस रिकवरी को कम करें। ताजा कोविड-19 प्रकोपों के लिए पर्यटन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया यूएस मिलिट्रीज मैच स्किल्स इन अलास्का। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत अमेरिकी सेना अलास्का में कौशल से मेल खाती हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का अमेरिका में चल रहा है। दोनों पक्षों ने पहाड़ी इलाकों और ठंडी जलवायु परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपने कौशल को सुधारने के लिए तैयार किया है। दिलचस्प बात यह है कि द्विपक्षीय प्रारूप में जारी यह एकमात्र भारत अमेरिका सेवा अभ्यास है। भारत अमेरिका मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2015 में जापान को शामिल करने के साथ त्रिपक्षीय हो गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के बाद सभी क्वाड भागीदारों को एक साथ लाया गया। इसी तरह जापान 2018 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कोप इंडिया में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और इस चरणों में त्रिपक्षीय बनाने की योजना है। भारत और अमेरिका त्रिसेवा अभ्यास कर। सेना ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य समझ, सहयोग और अंतरक्रियाशीलता को बढ़ाना है। यह ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त हथियारों के युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करेगा और मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यास साझा करने और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखने के उद्देश्य से है। 15 से 29 अक्टूबर तक निर्धारित अभ्यास 48 घंटे के सत्यापन चरण के बाद समाप्त होगा। सेना ने कहा कि युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। अभ्यास में अमेरिका की ओर से 40वीं कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रन एयरबोर्न के 300 सैनिक और सेना की 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन के 350 सैनिक भाग ले रहे हैं। सेना ने कहा कि 14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी माहौल में संयुक्त प्रशिक्षण पर गतिविधियां शामिल हैं। इससे उन्हें संयुक्त राष्ट्र के दायरे में ठंडी जलवायु परिस्थितियों के साथ पहाड़ी इलाकों में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभियान चलाने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी 2021 में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में अमेरिकी सेना अलास्का के कमांडर मेजर जनरल ब्रायन आइफलर ने विचारों, अवधारणाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के मुक्त आदान प्रदान के महत्व और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। मालाबार अभ्यास के अलावा जापान ने 2018 में कोप इंडिया 2018 के दौरान पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में पर्यवेक्षक भेजे थे। जैसा कि द हिंदू ने तब रिपोर्ट किया था, अमेरिका ने 3 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास का प्रस्ताव रखा था और इसलिए जापान को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था और इस अभ्यास को चरणों में त्रिपक्षीय स्तर तक बढ़ाया गया था। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास छोड़ देता है, जिसमें अमेरिका ने भी कुछ साल पहले जापान को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया था। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि यह भविष्य में हो सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है
अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक ऑन एजेंडा ऑफ ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी (CDS)। चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव (CDS) के एजेंडे में अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस और निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल निक कार्टर इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में करियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG) से जुड़े भारत यूके नौसैनिक अभ्यास भी शुरू हो गए हैं। सूत्रों ने यहाँ बताया कि 21 से 27 अक्टूबर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लंबित यात्रा से पहले, जब यात्राओं का रणनीतिक उद्देश्य यूके की इंडो पैसिफिक रणनीति और हाल ही में घोषित ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ऑकस गठबंधन पर चर्चा करना है। दोनों पक्षों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। दिल्ली में इस धारणा के बीच कि ब्रिटिश सरकार ने तालिबान के साथ बातचीत में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें देश पर नियंत्रण करना पड़ा। 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्राओं को 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन COP26 शिखर सम्मेलन से पहले भी निर्धारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 30 और 31 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली जाने की संभावना है, अधिकारियों ने कहा कि COP26 के लिए उनकी योजनाओं पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जनरल कार्टर के CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलने की उम्मीद है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करने की संभावना है, जो नवंबर में अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं। तालिबान नियंत्रण और पाकिस्तान के साथ संबंधों को देखते हुए नई दिल्ली अफगानिस्तान में होने वाले घटनाओं पर जगह मांग जारी है और ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व के साथ चर्चा अफगानिस्तान से क्षेत्रीय आतंकी खतरे का मुकाबला करने पर केंद्रित होगी। जनरल कार्टर ने काबुल पर तालिबान के अधिग्रहण के कुछ दिनों बाद 18 अगस्त को एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के लिए दिल्ली में भौहें चढ़ा दी, जहां उन्होंने आतंकवादी समूह को देश के लड़के कहा। उन्होंने दावा किया कि तालिबान एक समावेशी सरकार की आवश्यकता को पहचानेगा और महिलाओं को काम करने की अनुमति देगा। बाद में उन्होंने कहा कि न केवल उन्होंने बल्कि अफगानिस्तान पर सभी को यह गलत लगा। पिछले कुछ महीनों में काबुल, इस्लामाबाद और दोहा में उनकी लगातार बैठकों को साउथ ब्लॉक द्वारा नोट किया गया था और समझा जाता है कि श्री डोभाल और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने उन्हें यूके के अधिकारियों के साथ उठाया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टिल अवे गवर्नमेंट। तो चलिए हैं बच्चों का टीकाकरण अभी बाकी, सरकार। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी। साथ ही साथ 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध टीकों की आपूर्ति की स्थिति के आधार पर कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल ने रविवार को कहा। श्री पॉल, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ने कहा कि हालांकि संक्रमण कम हो रहा था और दूसरी लहर कम हो रही थी, लेकिन अब यह कहना उचित नहीं होगा कि सबसे खराब समय समाप्त हो गया है। वर्तमान में 3 टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V देश में लगाए जा रहे हैं, जो केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए है। जायडस कैडिला की स्वदेशी रूप से विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-D पहली वैक्सीन बनने के लिए तैयार थी, जो भारत में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसे आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA प्राप्त हुआ था। हम जानते हैं कि कई देशों ने किशोरों और बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। हम आगे चलकर समग्र वैज्ञानिक तर्क और बाल लाइसेंस प्राप्त टीकों की आपूर्ति की स्थिति आधार पर अंतिम निर्णय, श्री पॉल ने ऐसा कहा। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI यह देख रहा था कि जाइकोव-D की सबसे इष्टतम उपयोग के लिए कैसे रखा जाना चाहिए। श्री पॉल के अनुसार कोवैक्सीन वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा था और टीकाकरण कार्यक्रम की आवश्यकताओं की समग्रता में बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। एक व्यावहारिक निर्णय बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पर आपूर्ति और संभावित पात्रता को संतुलित करके लिया जा सकता है, उन्होंने कहा। यह देखते हुए कि बच्चों के लिए कोविड-19
टीकाकरण कब शुरू होगा, इस पर एक विशेष समय रेखा देना अब संभव नहीं होगा, श्री पॉल ने कहा। जायडस कैडिला के टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षण पहले से ही आयोजित किया जा रहा है। टीके के सर्वोत्तम उपयोग के लिए NTAGI सलाह का पता लगाया गया है। जल्द ही इसे रोल आउट किया जाएगा। श्री पॉल के अनुसार बच्चे कोविड-19 संचरण की श्रृंखला का हिस्सा और पार्सल थे और बड़ी संख्या में संक्रमित भी थे, लेकिन बच्चों में कोविड-19 संक्रमण बहुत हल्के या बिना लक्षण वाले थे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि एक बार पर्याप्त टीका उपलब्ध हो जाने के बाद बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इनकी रक्षा क्यों न करें। कई राज्यों में मुख्य रूप से उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या महामारी का दूसरा सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, श्री पॉल ने कहा कि यह आश्वस्त करने वाला है कि कोविड-19 मामलों की संख्या अब घट रही है और दूसरी लहर अब कम हो रही है, लेकिन ये कहना कि सबसे बुरा समय खत्म हो गया है उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने अन्य राष्ट्रों में देखा है कि 2 से अधिक लहरें हुई हैं। आगाह करते हुए कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब त्योहार और संभावित सभाएं होती हैं, उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि वायरस फिर से फैल सकता है। हमने देखा है कि अन्य देशों में जहां भी वैक्सीन कवरेज है, महामारी में वृद्धि हो सकती है और हुई भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए निश्चित रूप से हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि गिरावट की प्रवृत्ति की यह स्थिति जारी रहेगी और निश्चित रूप से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सबसे बुरा समय खत्म हो गया है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ओनली 3.9% चिल्ड्रन मैरिज्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केवल 3.9% बच्चे कुपोषित। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साल इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्रमुख संकेतक का मूल्य फुलाया हुआ है, क्योंकि आंगनबाड़ी के केवल 3.9% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। आंगनबाड़ी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत लाभार्थियों के रियल टाइम डेटा में रियल टाइम पोषण ट्रैकर डेटा 16 अक्टूबर 2021 तक के अनुसार 6 महीने से 6 साल की उम्र के 7.79 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट किए गए कुपोषित बच्चों की संख्या 30.27 लाख है, जो केवल 3.9% है। साथ ही साथ ये लाभार्थी समाज के सबसे गरीब तबके के प्रतिनिधि हैं और उनमें अल्प पोषण का निम्न स्तर निश्चित रूप से दर्शाता है कि भारतीय डेटा अत्यधिक बढ़ा हुआ है। DHI 2021 ने भारत को 116 देशों में से 121वें स्थान पर रखा है। यह सूचकांक 4 संकेतकों पर आधारित है: कुपोषण, बर्बादी, स्टंटिंग और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ये 4 पॉइंट क्या क्या हैं, फिर से दोहरा देते हैं। कुपोषण, बर्बादी, स्टंटिंग और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। इनमें से भारत का प्रदर्शन केवल अल्प पोषण के लिए बिगड़ता हुआ दिखाया गया है, जिसे सरकार ने चुनौती दी है। FAO के आंकड़ों के अनुसार, जिसका उपयोग सूचकांक में किया जाता है, भारत में कुपोषण का प्रसार 2017 से 2019 में 14% से बढ़कर 2018 से 2020 में 15.3% हो गया, जिसे सरकार ने अतिरंजित कहा है। हालांकि सरकार द्वारा समानार्थक शब्द के रूप में उपयोग किए जाने वाले अल्प पोषण और अल्प पोषण को FAO और DHI द्वारा 2 अलग अलग संकेतकों के रूप में माना जाता है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि उपलब्ध विभिन्न डेटा सेट से स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे संकेतकों के उच्च मूल्यों पर भरोसा करके जानबूझकर भारत की रैंक को कम करने के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है कोविड-19 पॉसिबल डिस्पाइट अर्लियर इन्फेक्शन डॉक्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड-19 पहले के संक्रमण के बावजूद संभव है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। टीकाकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण सभी को पुनः संक्रमण से नहीं बचाएगा। वे कहते हैं कि टीकाकरण
टीकाकरण वास्तव में सुरक्षा की उच्च दर दे सकता है। PSRI अस्पताल नई दिल्ली में बाल रोग विशेषज्ञ सरिता शर्मा ने कहा कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि पिछले प्राकृतिक कोविड संक्रमण से पुनः संक्रमण के खिलाफ 100% सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह इंगित करते हुए कि महामारी विकसित हो रही है, डॉक्टर शर्मा ने जोर देकर कहा कि संक्रमित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के रिसर्च सेल के वाइस चेयरमैन राजीव जयदेवन ने कहा कि एक संक्रमण लगभग टीकाकरण जितना ही प्रभावी माना जाता है, लेकिन पूर्व द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा को हाइब्रिड इम्यूनिटी के माध्यम से टीकाकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक ही समुदाय के भीतर बार बार होने वाला संक्रमण SARS-CoV-2 का विषय था, यह कहते हुए कि पुनः संक्रमण हल्के या स्पर्शोन्मुख थे और इस समूह में मृत्यु या गंभीर बीमारी का कारण नहीं बना था। भारत के कई अध्ययनों ने टीके के रोल आउट के कुछ महीनों के भीतर 8.2% KIMS तिरुवनंतपुरम, 9.6% वेल्लोर, 16% कोझिकोड और 25.3% मैक्स अस्पताल दरों को दिखाया है। ये हल्के या स्पर्शोन्मुख थे। डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि यह डेटा हमें अपने रणनीतियों को पुनर्निर्देशित करने में मदद करेगा। इस वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी एक मिथक है। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है ताकि हम उसके आधार पर गलत नीतिगत निर्णय न लेते रहें। कोविड-19 संक्रमण या टीकाकरण के बाद टिकाऊ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा के आधार के बारे में बताते हुए हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में सलाहकार इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हरिकिशन गोनुगुंटला ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली ने वायरस की मृत्यु को बनाए रखा है। अधिकांश अध्ययनों से पता चला है कि टिकाऊ मृत्यु 12 महीने से अधिक समय तक चल सकती है। हालांकि यह सभी को पुनः संक्रमण से नहीं बचाएगा। लोगों को अभी भी पुनः संक्रमण हो सकता है। हालांकि पूर्व संक्रमण वाले लोगों में बीमारी की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। इसी के साथ ये समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है WHO's मीटिंग ऑन कोवैक्सीन बाय 26। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोवैक्सीन पर WHO की बैठक 26 अक्टूबर तक। स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य वैज्ञानिक ने रविवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को कोवैक्सीन की आपातकालीन उपयोग सूची EUL पर विचार करेगा, जो हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक वैक्सीन है जो कोविड-19 से बचाता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगले न्यूज का टाइटल है चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल सेज रिपोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ें। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 17 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि मिसाइल ने अगस्त में अपने लक्ष्य की ओर गति करने से पहले दुनिया का चक्कर लगाया और एक उन्नत अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसने अमेरिकी खुफिया जानकारी को आश्चर्यचकित कर दिया। अखबार ने परीक्षण से परिचित 5 लोगों के हवाले से कहा कि चीनी सेना ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन था जो अपने लक्ष्य की ओर जाने से पहले कम कक्षा वाले स्थान से उड़ान भरता है। 3 लोगों ने अखबार को बताया कि मिसाइल अपने लक्ष्य से लगभग 2 दर्जन मील पहले ही चूक गई, लेकिन अन्य 2 ने कहा कि यह दिखाता है कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों पर आश्चर्यजनक प्रगति की है और अमेरिकी अधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। फाइनेंशियल टाइम्स ने नोट किया कि केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन विकसित कर रहे थे जो रॉकेट पर लॉन्च किए जाते हैं और फिर अपनी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत वे निश्चित परवलयिक प्रक्षेप वक्र का पालन नहीं करते हैं। अखबार ने कहा कि परीक्षण अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हथियार सिद्धांत रूप में दक्षिणी ध्रुव पर उड़ सकता है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि मिसाइल रक्षा प्रणाली उत्तर ध्रुवीय मार्ग
पर केंद्रित है। अखबार ने सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि परीक्षण अगस्त में किया गया था। यह नोट किया गया है कि चीन एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज जो लॉन्च करती है ने जुलाई में लॉन्ग मार्च रॉकेट के अपने 77वें लॉन्च की घोषणा की थी और अगस्त के अंत में कहा कि उसने 79वीं उड़ान भरी थी, जिससे गुप्त 78वें लॉन्च के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, जिसकी सूचना नहीं दी गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रशियन लैंड आफ्टर फर्स्ट मूवी शूट इन स्पेस। तो पढ़ते हैं, अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग के बाद रूसी उतरे। एक रूसी अभिनेत्री और एक फिल्म निर्देशक कक्षा में पहली फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के दृश्यों की शूटिंग के 12 दिन बिताने के बाद रविवार को पृथ्वी पर लौट आए। रूस की रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लाइव प्रसारण के अनुसार यूरिया सिल्ड 37 वर्षीय और क्लिम शिपेंको 38 वर्षीय 0436 GMT पर कजाकिस्तान के मैदान पर उतरे। श्री शिम्पेको व्यथित दिखाई दिए, लेकिन मुस्कुराते हुए जैसे ही वे कैप्सूल से बाहर निकले, उन्होंने कैमरों की ओर हाथ हिलाया, इससे पहले कि वे जांच के लिए चिकित्सा कर्मियों द्वारा ले जाए गए। सुश्री पेरसिल्ड, जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं और 3000 आवेदकों में से चुनी गई थी, को तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों के गुलदस्ते के लिए कैप्सूल से निकाला गया। अभिनेत्री ने कहा कि वह ISS छोड़ने के लिए दुखी हैं। ऐसा लग रहा था कि 12 दिन बहुत थे, लेकिन जब यह सब खत्म हो गया तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने रूसी टेलीविजन को बताया। टीम को अंतरिक्ष यात्री ओलेग नोवित्स्की द्वारा टेरा फिर्मा में वापस लाया गया था, जो पिछले 6 महीनों से अंतरिक्ष स्टेशन पर था। फिल्म निर्माताओं ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व सोवियत कजाकिस्तान में रूस के पट्टे वाले बैकोनूर कोस्मोड्रोम से विस्फोट कर दिया था। ISS में अनुभवी अंतरिक्ष यात्री एंटोन काप्लेरोव के साथ द चैलेंज के फिल्म दृश्यों के लिए यात्रा कर रहे थे। यदि परियोजना पटरी पर रहती है तो रूसी दल नासा और व्यवसायी एलोन मस्क के SpaceX के साथ मिशन इम्पॉसिबल अभिनेता टॉम क्रूज द्वारा पिछले साल घोषित एक हॉलीवुड परियोजना को हरा देगा। रूसी फिल्म का कथानक एक सर्जन के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए ISS भेजा जाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है क्रेडिट स्कोर मिथ दैट कैन हार्म फाइनेंशियल हेल्थ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्रेडिट स्कोर मिथक जो वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर आपके वित्तीय स्वास्थ्य की कुंजी है, जो यह आपको ऋण और क्रेडिट कार्ड पर सर्वोत्तम ऑफर तक पहुंच प्रदान कर सकता है। हालांकि जिम्मेदार व्यवहार के माध्यम से उच्च क्रेडिट स्कोर बनाना या बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। किसी को अच्छे और वांछनीय कार्यों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके क्रेडिट स्कोर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और बुरे लोगों से दूर रहते हैं। क्रेडिट स्कोर के बारे में कुछ सामान्य मिथक यहाँ दिए गए हैं। मिथक 1, मेरे क्रेडिट स्कोर की बार बार जांच करने से स्कोर कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर सुनिए। जब आप किसी भी प्रकार के ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो ऋणदाता आपकी साख रिपोर्ट को क्रेडिट ब्यूरो से प्राप्त करता है, ताकि आपकी साख का आकलन किया जा सके। इसे आमतौर पर कठिन पूछताछ के रूप में जाना जाता है। एक छोटी अवधि के भीतर उधारदाताओं से बहुत अधिक कठिन पूछताछ आपके स्कोर को कम कर सकती है, क्योंकि यह क्रेडिट की भूख को इंगित करता है। हालांकि जब आप स्वयं अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करते हैं तो इसे सॉफ्ट इंक्वायरी के रूप में जाना जाता है। सॉफ्ट इंक्वायरी का आपके स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में अपने क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करने और इसे बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए हर 2 या 3 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करने से आप क्रेडिट रिपोर्ट में उभरने वाली त्रुटियों का पता लगाने में भी मदद। मिथक 2, आय में वृद्धि के साथ क्या मेरे स्कोर में सुधार होगा? तो इसका उत्तर है आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट के साथ आपके व्यवहार से निर्धारित होता है और आय से संबंधित नहीं है। EMI चुकौती गुम होना, क्रेडिट उपयोग अनुपात, उच्च ऋण और कार्ड के लिए बार बार और कई बार आपके क्रेडिट स्कोर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाहे आपकी आय कुछ भी हो, हालांकि उच्च आय आपकी समग्र ऋण पात्रता को प्रभावित करती है, क्योंकि यह उच्च पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाती है। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर के बावजूद कम आय वाले लोग
चुनिंदा क्रेडिट कार्ड या उच्च टिकट ऋण के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। मिथक 3, क्रेडिट खाता सेट करने से क्रेडिट स्कोर में सुधार करने में मदद मिलती है। उत्तर सुनिए। अपना ऋण या क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना आपके ऋण या कार्ड खाते को बंद करने से अलग है। किसी खाते को बंद करने का अर्थ है शेड्यूल के अनुसार बकाया देय राशि के पूर्ण भुगतान के बाद ऋण या क्रेडिट कार्ड का निष्क्रिय होना, जिसमें कोई बकाया राशि शेष नहीं है। जब कोई कुछ समय के लिए बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो ऋणदाता एक मुश्त भुगतान के विकल्प के माध्यम से खाते को निपटाने के विकल्प का विस्तार करना चुन सकता है, जहां ऋण की एक निश्चित राशि भी लिखी जा सकती है। जब आप अपने क्रेडिट खाते का निपटान करने का निर्णय लेते हैं तो क्रेडिट ब्यूरो को सूचित किया जाता है या आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में निपटान खाते के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह निपटान आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में लंबे समय तक बना रहता है और आपके भविष्य के सभी ऋण या क्रेडिट कार्ड आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि आप शेड्यूल के अनुसार भुगतान करने से चूक गए और खाते का निपटान कर दिया, ऋणदाता आपको भविष्य में एक जोखिम भरा उधारकर्ता के रूप में मानेंगे और आपके ऋण या क्रेडिट कार्ड आवेदनों को स्वीकृत करने में संकोच कर सकते हैं। मिथक 4, बैंक मुझे उधार देंगे क्योंकि मैंने अतीत में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड नहीं होने से उनके लिए क्रेडिट प्राप्त करना आसान हो सकता है क्योंकि उनके पास पूरा करने के लिए कोई मौजूदा क्रेडिट दायित्व नहीं है। यह सही नहीं है। सक्रिय क्रेडिट खाते होने और उसके खिलाफ अच्छा पुनर्भुगतान व्यवहार प्रदर्शित करना उधारदाताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यदि आपने अतीत में अपने ऋण दायित्वों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है और ऐसा करना जारी रखते हैं तो भविष्य में आपके चूकने का जोखिम अपेक्षाकृत कम है और आप बेहतर प्रस्तावों और अधिमान्य दरों पर ऋण स्वीकृति प्राप्त कर सकते। दूसरी ओर अतीत में क्रेडिट को संभालने में अनुशासनहीनता आपको एक जोखिम भरा ग्राहक बनाती है और ब्यूरो आपको कम क्रेडिट स्कोर देते हैं, जिससे ऋण और कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने जीवन में कभी कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो आपके पास कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होने से प्रदाताओं के पास क्रेडिट आवेदकों को प्रदान किए गए क्रेडिट के जोखिम का विश्लेषण करने के लिए कोई डेटा नहीं होता। कई बड़े ऋणदाता ऐसे आवेदकों के ऋण आवेदनों को मंजूरी देने से बचते हैं। यदि आप क्रेडिट के लिए नए हैं तो आप तरजीह दरों जैसे कई लाभों के अलावा विभिन्न उधारदाताओं से पूर्व अनुमोदित ऋण और कार्ड ऑफर से भी चूक जाते। मिथक 5, पुराने क्रेडिट कार्ड बंद करना मेरे क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा है। हम अक्सर वार्षिक शुल्क बचाने के लिए या सिर्फ इसलिए हम उनका उपयोग नहीं करते हैं पुराने क्रेडिट कार्ड बंद। हालांकि यह उचित नहीं हो सकता है। यदि आपके पास एक लंबा क्रेडिट इतिहास नहीं है, कई क्रेडिट उत्पादों का लाभ नहीं उठाया है या कम क्रेडिट, पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले कुछ पहलुओं पर विचार करें। सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट उत्पादों का अच्छा मिश्रण होना चाहिए और यह विभिन्न प्रकार के क्रेडिट को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता को भी दर्शा। इसलिए पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कुल खाते पर एक नजर डालें। यदि आपने बहुत अधिक क्रेडिट उत्पाद नहीं लिए हैं तो आप एक मजबूत उत्पाद मिश्रण के लिए कार्ड के साथ जारी रखना चाहिए। दूसरा, जब आप किसी भी प्रकार के ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो ऋणदाता आपके क्रेडिट इतिहास लंबाई देखते हैं और यहाँ एक लंबे इतिहास और अच्छे पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के साथ क्रेडिट कार्ड लेने से मदद मिलती है। इसलिए यदि अन्य क्रेडिट उत्पादों के साथ आपका क्रेडिट इतिहास बहुत लंबा नहीं है, पुराने क्रेडिट कार्ड जारी रखने की क्षमता। साथ ही याद रखें कि जब आप क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं आप क्रेडिट में कम जाएगी, जिससे उच्च क्रेडिट कार्ड जो बात हो सकता है जो आपके स्कोर को नकारात्मक रूप प्रभावित करेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। हम पहुंच चुके हैं खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है पासपोर्ट पावर। चलिए इसे पढ़ते हैं। पासपोर्ट शक्ति। 2021 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार पिछले एक दशक में भारतीय पासपोर्ट की ताकत कमजोर हुई है। ये सूचकांक देशों के सामान्य पासपोर्ट जो कि गैर राजनयिक, आपातकालीन या अस्थायी उपयोग के लिए जारी नहीं है के अनुसार रैंक करता है। इसके धारक कितने गंतव्यों पर बिना वीजा के जा सकते हैं या स्वयं वीजा, विजिटर परमिट या एक का लाभ उठा सकते हैं।
किसी देश के पासपोर्ट के लिए जितने अधिक गंतव्य होंगे, पासपोर्ट उतना ही अधिक मजबूत होगा। भारत 199 देशों में से 90वें स्थान पर है। 2011 में इसकी रैंक 78 थी। 2011 और 2021 के बीच केवल 5 गंतव्यों को जोड़ा गया था। भारत की वीज़ा मुक्त पहुंच सूची नीचे दी गई है। तो इस सूची में आप देख सकते हैं कि कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो देशों की संख्या दी गई है वो ये दिखाती है कि ऐसे कितने देश हैं कि जहाँ पर वीजा के बिना प्रवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2021 में 58 ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत के निवासी बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। तो इन देशों में जापान, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, नॉर्वे, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, इंडिया, बुर्किना फासो, तजाकिस्तान। तो कुल मिला करके यहाँ पर देशों की सूची दी गई है कि किन देशों के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक संख्या जापान और सिंगापुर की है जो 192 देशों में जा सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक केवल 58 देश ही जा सकते हैं। और यहाँ पर 2011 से लेकर के 2021 तक के भारत के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है कि भारत के पासपोर्ट का अधिकार किन देशों में बिना वीजा के 2011 में क्या स्थिति थी और 2021 में क्या स्थिति हो गई है। इसके साथ ही साथ के बगल के चार्ट में भारत की स्थिति का परिवर्तन दिखाया गया है। यहाँ भारत की स्थिति का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, यूएई और चाइना की तुलना में दिखाया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 18 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शन में दिया गया है। तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।